नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अलका सिंह और वक्त हो चला है एनबी न्यूज एक्सप्रेस का। अफगानिस्तान में तालिबान ने भले ही अपनी जीत के उद्घोष के साथ युद्ध के अंत का ऐलान कर दिया हो, लेकिन इस त्रासदी की भयावह तस्वीरें लगातार सामने नजर आ रही हैं। तालिबान के राज की वापसी के डर से अफगानिस्तान के हजारों लोग काबुल एयरपोर्ट की तरफ भागे। यहां तक कि अफगानिस्तान से भागकर दूसरे देश में शरण लेने के कुछ लोग अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से हो रहा वायरल, जिसमें काबुल एयरपोर्ट से निकले एक विमान के पहिए पर 3 लोग लटके दिखाई दिए। वीडियो में विमान C-17 के पहिए पर लटके लोग एक घर की छत पर गिरते दिखे। कई लोग इस क्लिप को शेयर कर अमेरिका को भी धिक्कार रहे। एक यूजर ने लिखा कि तस्वीरें अमेरिका को डराती रहेंगी। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी की वजह से तालिबान को वापसी करने का मिला मौका। वहीं एक अन्य वीडियो में एयरपोर्ट पर भीड़ को काबू करने के लिए गोलीबारी का सहारा लेना पड़ा। गोलीबारी की आवाज सुनते ही एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। बता दें कि इस गोलीबारी में करीब 5 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इससे भी भयावह तस्वीरें एक वीडियो में आई, जिसमें कुछ लोगों ने अपनों को एक विमान के नीचे हिस्से पर बांध लिया, इस आस में कि वो काबुल से बाहर चले जाएंगे, लेकिन विमान ने उड़ान भरी तो वो आसमान से गिर गए। उधर तालिबान की ओर से लोगों से अपील की गई कि कोई देश न छोड़े। वो काबुल में शांति स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन तालिबान की बातों पर किसी को भरोसा नहीं। यही कारण कि लोग किसी भी तरह से देश से बाहर जाना चाहते हैं। उधर अपने देश को संकट में छोड़ गए अशरफ गनी अब अमेरिका जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अशरफ गनी पहले तजाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन वहां उनके विमान को लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। इसके बाद वो ओमान में रुक गए और अब वो अमेरिका जाने की कोशिश में हैं। अफगानिस्तान में आतंक मचाने वाले तालिबान के लड़ाके सोमवार को स्थानीय मीडिया हाउस टोलो न्यूज के कंपाउंड में घुस गए, जहां पर उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से उनके हथियार छीन लिए। हालांकि इस दौरान भरोसा भी दिलाया गया कि टोलो न्यूज का दफ्तर सुरक्षित रहेगा। टोलो न्यूज अफगानिस्तान से चलने वाला मीडिया संस्थान, जो पिछले लंबे समय से तालिबान से जुड़े पल पल के अपडेट्स दुनिया भर के रीडर्स को मुहैया करा रहा है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हामिद सिनवारी ने कहा, खिलाड़ियों और उनके परिवार सुरक्षित। जहां तक क्रिकेट की बात तो कोई विवाद नहीं। हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप और खिलाड़ी IPL खेलेंगे। हम पाकिस्तान के साथ भी सीरीज की तैयारी कर रहे हैं। हमें उनके साथ वनडे खेलना है। उन्होंने कहा, अभी तक हमने आधिकारिक तौर पर BCCI से संपर्क नहीं किया। हमारे BCCI के साथ अच्छे संबंध, क्रिकेट जेंटलमैन गेम। दोहरे चरित्र वाले चीन ने तालिबान के साथ दोस्ताना संबंध की कही बात। उसने अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद नहीं किया। ग्लोबल टाइम के मुताबिक चीन को उम्मीद है कि तालिबान बातचीत के जरिए खुलेगी, समावेशी इस्लामी सरकार स्थापित करेगा, साथ ही अफगान नागरिकों और फॉरेन मिशन की सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदारी निभाएगा। वहीं अफगानिस्तान में रह रहे कई हिंदू और सिखों को लेकर भी भारत सरकार को चिंता होने लगी। इस केंद्र सरकार की ओर से प्रतिक्रिया आई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, अफगान में रहने वाले हिंदू और सिखों को बाहर निकालने के लिए विदेश मंत्रालय और अन्य विभाग सभी जरूरी प्रबंध करे। हरदीप पुरी से अफगानिस्तान में रह रहे सिखों और हिंदुओं को लेकर सवाल पूछा गया था। उधर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने भी अफगानिस्तान से अपनी
अम्बेशी खाली करने को कहा। इसको लेकर अमेरिका ने बड़ी संख्या में अफगानिस्तान में सैनिक भेजे, जो कि अमेरिकी नागरिकों और कर्मचारियों को वापस देश लाने में करेंगे मदद। काबुल एयरपोर्ट पर अपने नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से अमेरिकी सैनिक तैनात। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पैदा हुए हालात पर लोगों की तुलना वियतनाम युद्ध से कर रहे। दरअसल तालिबान के लड़ाके जैसे ही काबुल में दाखिल हुआ, अमेरिका को अपने राजनयिकों को वहां से निकालना पड़ा। अमेरिकी राजनयिकों को उनके दूतावास से गढ़वाले वजीर अकबर खान जिले में स्थित दूतावास से हेलीकॉप्टर से निकाला गया। बता दें कि 1975 में वियतनाम के साइगान में अमेरिकियों को दूतावास की छत से हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया था। दरअसल अमेरिकी सेना लंबे समय तक जंग के बावजूद ना वियतनाम में वो कामयाबी हासिल कर पाई और ना ही अफगानिस्तान में, जिसके लिए उसने युद्ध की शुरुआत की थी। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस तुलना को सिरे से खारिज कर दिया। वाशिंगटन में ये पूछे जाने पर कि क्या काबुल हवाई अड्डे पर कर्मियों को ले जाने वाले हेलीकॉप्टरों की तस्वीरें वियतनाम से पीछे हटने की तरह ही हैं, तो ब्लिंकन ने कहा यह स्पष्ट रूप से साइगोन नहीं है। हैती में शनिवार को 7.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इस भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1300 हुई, जबकि घायलों की संख्या बढ़कर 5700 हो गई। हैती में शनिवार को जब यह हादसा हुआ तो इमारतें भरभरा कर ढहने लगी। हैती की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के निदेशक जेरी चैडलर की ओर से पहले बताया गया कि मृतकों की संख्या 304 और अब सबसे ज्यादा लोग देश के दक्षिण में हताहत हुए। पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्होंने 15 अगस्त को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। अब अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन ने सुष्मिता देव को टीएमसी की सदस्यता दिलाई। सुष्मिता देव के कांग्रेस छोड़ने पर कांग्रेस नेताओं में भी सवाल उठकर खड़े। कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा गया। कहा गया कि ऐसे नेता पार्टी क्यों छोड़कर जा रहे हैं, इस पर मंथन होना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस में सुष्मिता देव ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के अध्यक्ष थी। साल 2022 में यूपी में होने वाले चुनाव को देखते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा बदलाव किया और लोगों तक अपनी प्रतिक्रिया की बातें पहुंचाने के लिए 3 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की। मायावती ने मीडिया में और लोगों के सामने पार्टी का पक्ष रखने के लिए 3 प्रवक्ता नियुक्त किए, जिनमें बसपा नेता धर्मवीर चौधरी, एमएच खान और फैजान खान के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पैदा हुए हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए सोमवार को कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को रहस्यमयी चुप्पी तोड़कर देश को ये बताना चाहिए कि इस पड़ोसी देश को लेकर उनके आगे की क्या रणनीति है, वहां से भारतीय राजनयिकों और नागरिकों की सुरक्षा वापसी की क्या योजना है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार से एक पारंपरिक रणनीतिक और कूटनीतिक प्रतिक्रिया की उम्मीद करती है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति बहुत खतरनाक मोड़ ले रही है। भारत के सामरिक हित अफगानिस्तान के मामले में दांव पर लगे, हमारे राजनयिकों और नागरिकों की सुरक्षा दांव पर लगी। कांग्रेस देश के हितों की रक्षा करने वालों हर कदम के साथ खड़ी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें दी श्रद्धांजलि। उनके साथ ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी पूर्व पीएम की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रखर राष्ट्रवादी लोकप्रिय जननेता, भारतीय राजनीति में अपने आचरण से लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करने वाले राष्ट्रीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। आपका त्यागमय जीवन हम सभी के लिए एक महान प्रेरणा।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को जनता के दरबार में पहुंचे और आम लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान उन्होंने गांव तक सड़क नहीं बनने की कई शिकायतें मिली। ऐसी शिकायतों को सुनकर खुद सीएम भी चौंके। गोपालगंज जिले से आए एक युवक ने बताया कि गांव तक जाने के लिए सड़कें तो बनी, लेकिन अनुसूचित जाति का टोला गांव से अलग है और यहां जाने के लिए सड़क अब तक नहीं बनी। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्चर्य जाहिर करते हुए और खुद ही अधिकारियों को फोन लगाकर पूछा कि ऐसा संभव कैसे हो सकता है। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का मामला गहराता जा रहा। इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को उच्च स्तरीय समिति की बैठक करने की मंजूरी के लिए एक फाइल भेजी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि इससे ये पता लग सकेगा कि ऑक्सीजन की कमी के चलते कितने कोरोना मरीजों की मौत हुई। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखकर एलजी को समिति के गठन को न रोकने के निर्देश का आग्रह किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। बता दें, देश में तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी, जिसके तहत सीएम सावंत ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र पर परोक्ष निशाना साधा। सोमवार को उन्होंने कहा कि 2 दिन पूर्व केंद्र ने राज्यों से ओबीसी आरक्षण को लेकर एक सूची बनाने को कहा। कई लोगों ने इस सोच को राज्य सरकार की ओर से आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें भ्रमित किया जा सकता है। दरअसल ओबीसी आरक्षण को लेकर हाल ही में संसद की ओर से पारित संविधान संशोधन विधेयक के मद्देनजर पवार ने ये बात कही। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा के मद्देनजर सोमवार को पूरे राज्य में खेला होबे दिवस मनाया गया। वहीं दूसरी ओर राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी खेला होबे दिवस के विरोध में बंगाल बचाओ दिवस के रूप में मना रही। इसके मद्देनजर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी सहित अन्य नेताओं ने सड़क पर उतरकर मेयो रोड स्थित गांधी मूर्ति के सामने धरना दिया। वहीं इस दौरान यूपी के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। यूपी में बिना अनुमति के धरना देने के आरोप में दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, सांसद सौमित्र खान समेत 150 बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कोरोना महामारी कानून के उल्लंघन के कारण बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीजेपी ने इस दिन को बंगाल के इतिहास का काला दिन करार देते हुए ममता सरकार की खिंचाई की। देश भर में रविवार को आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया गया, लेकिन आगर में जिला बीजेपी कार्यालय पर लहराए तिरंगे पर विवाद। यहां पर तिरंगा से ऊंचा लगाया गया बीजेपी का झंडा। वहीं राजगढ़ में भी परेड में शामिल गाड़ी पर झंडा उल्टा नजर आया। इस गाड़ी में सवार होकर प्रभारी मंत्री ने परेड को सलामी ली। कांग्रेस ने इसकी निंदा की, राष्ट्रद्रोह का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश में दिखने लगा मानसून का असर। मौसम विभाग ने इंदौर, जबलपुर समेत 5 संभागों में हल्की बारिश होने के साथ ही बिजली गिरने का अलर्ट किया जारी। भोपाल, सागर समेत 10 जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना। अगले 3 दिन तक मौसम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं। 19 अगस्त से इंदौर में अच्छी बारिश होने की संभावना। 21 अगस्त तक ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में हो सकती है झमाझम बारिश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तबीयत अचानक बिगड़ी। मुख्यमंत्री को 2 दिन से बोलने के दौरान गले में हो रही थी तकलीफ। सीएम को गले में खराश की शिकायत। सीएम सिंह ने बोला तकलीफ, डॉक्टरों ने आराम करने की दी सलाह। तबीयत खराब होने की वजह से विदिशा दौरा रद्द। मुख्यमंत्री का सोमवार को कोरवई विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों से मिलने का था कार्यक्रम। किन्नौर हादसे में 6वें दिन बचाव दलों ने 2 और शव निकाले। इस हादसे में मृतकों की संख्या हुई 25। 3 लोग बताए जा रहे लापता। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दी जानकारी। लगातार पत्थर गिरने से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही बाधा। किन्नौर में अचानक पत्थर गिरने की वजह से हुआ था हादसा। पिछले 6 दिनों से चल रहा है सर्च ऑपरेशन। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। आगे खबरों में बढ़ते हैं। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर बाजपुर चीनी मिल गेट पर मजदूरों और मृतक आश्रितों द्वारा चलाया जा रहा धरना प्रदर्शन 46वें दिन समाप्त। देर शाम बाजपुर आए प्रदेश के गन्ना मंत्री और जनपद प्रभारी स्वामी यतीश्वरानंद आंदोलन स्थल पर पहुंचकर मजदूरों से की बात, मजदूरों की समस्याओं को सुना और जल्द ही उनकी मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन। मजदूरों ने कहा पुष्कर सिंह धामी सरकार पर बनाए रखे भरोसा। उत्तराखंड में आज से कक्षा 6 से 8वीं तक के सभी स्कूल खोले गए। इस दौरान शिक्षा विभाग ने स्कूलों में कोविड के नियमों के लिए खास प्रबंध किए। इसके लिए अलग से जारी किया गया बजट। स्कूलों में छात्रों के बैठने के लिए किए गए खास प्रबंध। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए छात्र छात्राओं को एक सीट छोड़कर बिठाया जा रहा। स्कूलों में विद्यार्थियों को लंच लाने पर मनाही। केंद्र सरकार की हर घर जल हर घर नल जैसी महत्वपूर्ण योजना में पानी के स्रोतों को लेकर खड़े हो रहे सवाल। अल्मोड़ा पहुंचे प्रदेश सरकार के पेयजल मंत्री और अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सुनी जन समस्याएं। कहा समस्याओं का जल्द किया जाएगा निस्तारण। साथ ही कहा पेयजल मिशन के तहत हर घर जल हर घर नल जैसी महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत हर व्यक्ति को पानी देना सरकार का लक्ष्य। उत्तराखंड चुनाव 2022 के लिए बिगुल फूंकने की रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने आज से शुरू किया जन आशीर्वाद यात्रा। पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान प्रदेश भर में शुरू। मंगलौर के नारसन बॉर्डर से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शुरू किया जन आशीर्वाद यात्रा। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अजय भट्ट का जोरदार स्वागत किया। 2022 का चुनाव जीतना बीजेपी का लक्ष्य। आज सावन का आखिरी सोमवार हरिद्वार की उपनगरी कनखल में स्थित भगवान शिव के ससुराल श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार के दिन श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सुबह से ही श्रद्धालु लाइनों में लगाकर भगवान भोलेनाथ का कर रहे जलाभिषेक। सोमवार का दिन भगवान शिव को बहुत प्रिय। सावन में सोमवार का महत्व कई गुना ज्यादा। केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का तीर्थ पुरोहित ने किया विरोध। तीर्थ पुरोहितों का कहना कि निर्माण कार्य में किया जा रहा ब्लास्टिंग का प्रयोग ब्लास्ट से धाम में साल 2013 की प्रलयकारी आपदा की याद हो रही है ताजा। साथ ही कहा आपदा के बाद किए गए उन निर्माण कार्यों को भी तोड़ा जा रहा जो सरासर गलत। इन दिनों धाम में चल रहा द्वितीय चरण का निर्माण कार्य। अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने अपने मुल्क के ताजा हालात को देखते हुए ट्वीट पर लिखा कि एक शब्द शांति। साथ उन्होंने अपना राष्ट्रीय झंडा भी लगाया। अपने देश के भविष्य को लेकर फिक्रमंद है राशिद। इंडियन फैंस उनको भारत आने की दे रहे हैं सलाह। राशिद खान ने 10 अगस्त को पूरी दुनिया से की थी अपील। ट्विटर पर लिखा था उनके मुल्क को मरने के लिए ना छोड़ा जाए और दुनिया उनकी मदद करे। अपने ट्विटर पर लिखा कि दुनिया के नेताओं को मेरे मुल्क को मुश्किल समय में मदद करना चाहिए। ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके दुनिया भर में भारत का नाम ऊंचा करने वाली बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु की तस्वीरें हो रही वायरल। पीवी सिंधु का साड़ी में देसी अंदाज लोगों को आ रहा पसंद। साड़ी में बेहद खूबसूरत और सुंदर नजर आ रही सिंधु लोगों को काफी पसंद आ रहा उनका अंदाज। मशहूर फोटोग्राफर अनिल कुमार ने पीवी सिंधु की इन तस्वीरों का कोलाज वीडियो किया शेयर। सोने की कीमतें सोमवार को मामूली तौर पर गिरी। एक बार फिर 46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम नीचे हुआ सोना। चांदी के दाम में आज 505 रुपये प्रति किलोग्राम की दिखी गिरावट। चांदी 61,974 रुपये प्रति किलोग्राम हुई बंद। विशेषज्ञों के मुताबिक डॉलर में मजबूती के कारण सोने की कीमतों में फिर दर्ज की गई कमी। जुलाई में थोक महंगाई के मोर्चे पर सरकार को मिली राहत। जुलाई में थोक महंगाई दर 11.16% रही, जबकि इसके 11.34% पर रहने का लगाया गया था अनुमान। जून में थोक महंगाई 12.07% पर थी थमी।
जुलाई में खाद्य वीआईपी मई के 6.7% से घटकर 4.5% पर आई। जुलाई में फ्यूल पावर वीआईपी 32.83% से घटकर 26% पर रही। आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर शेयर किया वीडियो में ईंट उठाता नजर आया मजदूर। एक साथ 30 ईंटें उठाता नजर आया मजदूर। उन्होंने कैप्शन में लिखा, किसी को भी ऐसा जोखिम भरा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने आप को कड़ी मेहनत को आर्ट में बदलने के लिए इस मजदूर को प्रशंसा तो जरूर मिलनी चाहिए। किसी को जानकारी है कि ये कहां से है, क्या नौकरी देने वाले ने उसे मशीन देने के साथ साथ उसके शानदार कौशल को सम्मानित किया। अनिल कपूर की छोटी बेटी रिया कपूर की शादी की तस्वीरें आई सामने। रिया कपूर की शादी की तस्वीरें का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रिया के पति करण बुलानी ने इंस्टा पर शेयर की तस्वीरें। शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, कल हमने इसे दुनिया के लिए आधिकारिक बना दिया, लेकिन आप और मैं 1 दशक से अधिक लंबे समय तक साथ, और इसके लिए मैं 4 लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे प्यार, सम्मान, प्रोत्साहन और निरंतर सहयोग दिया। पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद पहली बार किसी सेमिनार का हिस्सा बनी शिल्पा शेट्टी। पॉजिटिविटी पर की बात। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सभी देशवासियों को इंडिपेंडेंस डे की दी बधाई। साथ ही उन्होंने कहा, वर्चुअल इवेंट में भी हिस्सा लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के पवनदीप राजन को रियलिटी शो इंडियन आइडल जीतने पर दी बधाई। रविवार को पवनदीप को इंडियन आइडल के 12वें सत्र का घोषित किया गया विजेता। मुख्यमंत्री ने राजन को उत्तराखंड का सपूत बताते हुए सोशल मीडिया में अपने पोस्ट में कहा, पवनदीप को इंडियन आइडल 2021 जीतने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बाबा केदारनाथ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने अफगानिस्तान में मची उथल-पुथल को लेकर अपनी राय जाहिर की। उन्होंने इन हालातों के बीच महिलाओं को लेकर चिंता जताई। रिया ने कहा कि जहां एक तरफ दुनिया में वेतन समानता को लेकर लड़ रही है जंग, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में महिलाओं को बेचा जा रहा, वो खुद एक वेतन में बन गई है समान। अफगानिस्तान में महिलाओं और अल्पसंख्यकों की हालत देखकर टूट जाता है मेरा दिल। सनी देओल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दामिनी का डायलॉग दोहराते नजर आए सनी देओल। डायलॉग बोलते वक्त सनी को आया गुस्सा, कागज फाड़कर बोले, गुंडा हूं क्या। तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर सनी ने लिखा, नहीं होना था वायरल। अगस्त से विशाखापट्टनम हवाई अड्डे पर एक नया N5 टैक्सीवे हुआ चालू। ये नया ट्रैक हवाई अड्डे की परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। हवाई अड्डे के निदेशक के श्रीनिवासन राव ने कहा कि टैक्सी ट्रैक के चालू होने से हवाई अड्डे की परिचालन क्षमता होगी वृद्धि। उन्होंने कहा कि प्रति घंटे 3 अतिरिक्त उड़ानें की जा सकती हैं संचालित। टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश का मान बढ़ाकर लौटे भारतीय खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास मुलाकात। मोदी ने खिलाड़ियों से बातचीत की और फिर सभी के साथ ब्रेकफास्ट भी किया। ओलंपिक 2020 में देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा को परोसा गया उनका फेवरेट चूरमा, जबकि पीवी सिंधु को प्रधानमंत्री ने आइसक्रीम की दी पार्टी। वहीं 41 साल के सूखे को खत्म करके ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम ने मोदी को ऑटोग्राफ की गई हॉकी स्टिक दी। 15 दिनों के अंतराल के बाद रामनाथ स्वामी मंदिर आज फिर भक्तों के लिए खुला। भक्तों द्वारा कोविड-19 नियमों का पालन न करने पर जिला प्रशासन ने मंदिर को कर दिया था बंद। सावन के अंतिम सोमवार को मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की उमड़ पड़ी भीड़। एक भक्त ने कहा, सावन का आखिरी सोमवार, हम यहाँ दर्शन के लिए आकर बहुत खुश। तृणमूल कांग्रेस ने 16 अगस्त को अगरतला में फुटबॉल के खेल और नारेबाजी को लेकर खोला होबे दिवस मनाया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने फुटबॉल खेला और
खेला होबे का नारा लगाया, जिसका अर्थ है खेला चालू है। बता दें 2021 में पश्चिम बंगाल की धरती पर ममता बनर्जी ने खेला होबे का लगाया था नारा। पूरे विपक्ष के लिए बना ब्रांड नारा। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने कहा, अब हम खड़े हैं त्रिपुरा के मैदान में, जहां भारतीय जनता पार्टी का कुशासन और गुंडागर्दी है। यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की कवायद के तहत सियासी हलचलें तेज। इसी क्रम में जनवादी पार्टी सोशलिस्ट ने आज बलिया से जन क्रांति यात्रा की शुरुआत की। बलिया के टीरी कॉलेज चौराहे से नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने जनवादी पार्टी को जन क्रांति यात्रा को झंडी दिखाकर किया रवाना। जनवादी पार्टी के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान के नेतृत्व में निकली जन क्रांति यात्रा अलग अलग जिलों में होते हैं। 31 अगस्त को अयोध्या में खत्म होगी यात्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।